क्रिस्तोफ जाफरेलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हम इसके 6 चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका टॉपिक था प्रतिरोध या सहयोग, अंबेडकर की व्यवहार कुशलता और लचीलापन। चैप्टर के शुरू में ही हमने एक एक्सट्रैक्ट पढ़ा था जो यूनाइटेड प्रोविंसेस शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के 5वें वार्षिक अधिवेशन में अंबेडकर द्वारा दिया गया एक वक्तव्य था, जो उन्होंने 24 से 25 अप्रैल के दरमियान 1948 में दिया था। उसमें उनकी वैचारिक स्पष्टता साफ दिखाई देती है, जिसमें वे कहते हैं कि हमें दोनों पक्षों के बीच चल रहे संघर्ष का फायदा उठाना चाहिए। और ये दो पक्ष कौन थे? पहला कांग्रेस और दूसरा सोशलिस्ट। वो इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्टवादी थे कि अस्पृश्यों की पृथक पहचान के साथ जो उन्हें स्वीकार करेगा और उनके अधिकारों का सहयोग करेगा, उसे वे अपना पूरा समर्थन दे देंगे। तो हालांकि कांग्रेस उनकी कट्टर विरोधी भी रही है, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर अंबेडकर ये जानते थे कि सत्ता की राजनीति एक ठोस व्यावहारिक चीज होती है और इसे व्यावहारिकता के साथ ही हैंडल किया जाता है। इस लचीलेपन की वजह से ही वे लगातार अपने अस्पृश्य समुदायों के लिए अधिकार सुरक्षित रखवा सके राजनीतिक तौर पर। तो चलिए अब यहां से चर्चा को हम आगे लेकर चलेंगे। और पिछली बार जहां हमने छोड़ा था वो हमने देखा था कि महात्मा फूले से पूरा शुरुआत हमने करी थी इस चैप्टर की, कि महात्मा फूले भी जो हैं वे मानते थे कि अंग्रेज जो हैं वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि मिशनरी एजुकेशन ने उनको एक पर्सपेक्टिव दिया था, जिसके चलते वे समझ सके थे कि समानता क्या होती है और भारतीय संदर्भों में कितनी असमानता है। उसके बाद हमने बात करी थी महार रेजिमेंट की, कि महारों की भर्ती पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी ब्रिटिश सेना में, जिसका विरोध जो है महार सैनिकों ने किया था। ये सब बातें हमने पिछले एपिसोड में पढ़ी थी। अब पूरे एपिसोड को यहाँ प्रिसाइज करना मुश्किल है। जो चीज आपसे छूट गई हो वो आप पिछले एपिसोड में स्क्रॉल डाउन करके शायद 2 दिन पहले अपलोड हुआ था, आप देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है जब राष्ट्रवाद अंकुश की शक्ति खो देता है। 1920 से 30 के दरमियान अंबेडकर ने इस बात की एहतियात बरती कि वे स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध न करें। अगर वे गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ते तो भी आमतौर पर राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अपनी आलोचना को सीमा में रखते। तो ये 1920 से 30 के दशक की बात थी। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने दावा किया कि भारतीयों के पास स्व शासन का अधिकार होना चाहिए। फुटनोट 6 चैप्टर का 6 फुटनोट। प्रोसीडिंग्स इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930, 19 जुलाई 1931, कैलकाटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1931, पेज 123। उनके इस स्टैंड के पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला, अंबेडकर देश का गद्दार होने का लांछन का बोझ नहीं उठा सकते थे। तो हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था कि किस तरीके से उनके ऊपर ये लांछन लगाया जाता था कि ये राष्ट्र के द्रोही हैं, क्योंकि सम्मेलन में हिस्सा लेने की वजह से पहले ही कांग्रेस की ओर से उनकी ऐसी आलोचनाएं होने लगी थी। यह आलोचना इसलिए और तीखी हुई क्योंकि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस के पहले अधिवेशन, जो कि 8 अगस्त 1930 नागपुर में हुआ था, में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से विरोध किया गया था। जबकि नेहरू के कहने पर दिसंबर 1929 में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में यह लक्ष्य लिखित रूप से जोड़ा जा चुका था। इसके विपरीत अंबेडकर के संगठन ने पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस यानी कि स्वतंत्र उपनिवेश की मांग रखी थी। फुटनोट 7, द बॉम्बे क्रॉनिकल, अगस्त 18, 1930, इन सोर्स मटेरियल ऑन डॉक्टर B.R. अंबेडकर, वॉल्यूम 1, साइटेड वर्क, पेज 38। दूसरी बात, अंबेडकर अंग्रेजों से बेहद हताश हुए थे। उनकी हताशा पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान दिए गए उनके इस कथन से भी जाहिर हो जाती है।
डिप्रेस्ड क्लासेस ने यह सोचकर अंग्रेजों का स्वागत किया कि वे उन्हें रूढ़िवादी हिंदुओं की सदियों पुरानी निरंकुशता और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएंगे। परंतु जब हम अपनी आज की स्थिति की तुलना अंग्रेजों के आगमन के पूर्व के भारतीय समाज में अपनी दुर्दशा के साथ करते हैं तो पता चलता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, सिर्फ वक्त आगे बढ़ता गया है। फुटनोट 8। इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर, पेज 124। तो शिक्षा तो मिली लेकिन सामाजिक स्तर या हैसियत से ऊपर नहीं उठ सका अस्पृश्य समाज। इन हालात के लिए उन्होंने अंग्रेजों के पास भारत की साझेदारी के अभाव, समाज सुधारों को लागू करने में उनकी विफलता और सबसे बढ़कर अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए स्थानीय रईसों तथा सवर्णों के नियंत्रण वाले प्रशासन का सहारा लेने के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। लिहाजा पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में दिखाई देने लगते हैं। तो यहां पर आप इसे कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो एक बहुत बेहतरीन नेगोशिएटर थे। एक प्रेशर ग्रुप की तरह वो काम करते थे और अपने लोगों के अधिकारों के लिए थोड़ी सी हिस्सेदारी वो बचाकर ले आते थे। तो इसे आप नेगोशिएट करना कह सकते हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में सुनिए, हमें लाजमी तौर पर एक ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे लोग सामाजिक व आर्थिक जीवन के नियमों को बदलने में न घबराएं। न्याय और औचित्य की दृष्टि से यह सुधार आज सबसे पहले आवश्यकता बन गया है। बरतानवी सरकार अर्थात ब्रिटानिया सरकार कभी भी ये भूमिका अदा नहीं कर पाएगी। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हमारे कष्टों को उस तरह दूर नहीं कर सकता जिस तरह हम खुद कर सकते हैं, और हम तब तक अपने कष्टों को दूर नहीं कर सकते जब तक कि राजनीतिक सत्ता हमारे हाथों में नहीं होगी। फुटनोट 9। इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर, पेज 125। तो इस बात को आप ऐसे समझिए, एक ही समय पर डॉक्टर अंबेडकर जो है अंग्रेजों और कांग्रेस दोनों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर इस तरीके से कि यदि आप पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं तो हम उसका विरोध करते हैं, हमें पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए। कांग्रेस को यह डर कि यदि अंबेडकर अलग होते हैं पूर्ण स्वराज की मांग से तो बहुत सारा एक बड़ा तबका जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के पीछे चला जाएगा और मामला जो है वो अधर में लटक जाएगा। और अंग्रेजों से वो नेगोशिएट करते हैं अलग स्टाइल से कि आप जो है हमें कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं तो आपको यहां बने रहने का क्या मतलब है, आप भी वैसा ही सुलूक कर रहे हैं, हमने आपको अपने नजदीक समझा ये समझकर कि आप हमें अधिकार दिलवाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पारी दोनों जगह दबाव डालकर खेल रहे थे। तो ये लचीलापन उनके काम करने के तरीकों में था, वे इस चीज को अच्छी तरह समझते थे। और 5th चैप्टर की जो हमने खत्म किया था वो इसी नोट पर किया था कि ये व्यवहार कुशलता ही पूरे उनके करियर के दौरान हमें देखने को मिलती है। अगर ये व्यवहार कुशलता डॉक्टर अंबेडकर के व्यवहार में नहीं होती, स्वभाव में नहीं होती, तो आज जो डिप्रेस्ड क्लासेस के अधिकार हैं वो भी उनके पास नहीं होते। अंबेडकर 1937 के बाद एक तरफ तो इस तरह के विचार व्यक्त करते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी संकोच से आजाद होकर अंग्रेजों से मदद के लिए उनकी ओर झुकते दिखाई देने लगते हैं। दरअसल बॉम्बे प्रेसिडेंसी सहित भारत के बहुत सारे भागों में सत्ता संभालने के कांग्रेस के फैसले ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अंबेडकर की अब तक की उभयनिष्ठ सोच को एक ध्रुव की ओर धकेलने में योगदान दिया था। मतलब 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ और उसके बाद 1935 में जो मंदिर प्रवेश आंदोलन को बिल्कुल स्थगित सा करवा दिया केरल में गांधी ने, तो वहां से उनका जो मन में जो पीड़ा थी वो कहीं ज्यादा बढ़ गई और उन्हें इस चीज का पूरा पूरा एहसास हो गया कि गांधी जो है स्पृश्यों के लिए कुछ करने वाले हैं नहीं। उनका मानना था कि अब जाति के प्रति निरपेक्ष रवैया अपनाने वाले शासकों अंग्रेजों की जगह सामाजिक उत्पीड़कों यानी उन सवर्ण हिंदुओं ने ले ली है जिसका कांग्रेस पर दबदबा है। 1937 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दशा
राजनीतिक दिशा इस मत को निश्चय ही पुष्ट करती दिखाई देती है। अंबेडकर के हिसाब से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सरकार बहुत रूढ़िवादी नीतियों का अनुसरण कर रही थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के समर्थन से चल रहे मजदूरों और किसानों के आंदोलनों के जवाब में सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया, जिसका पीछे भी जिक्र किया जा चुका है। फुटनोट 10। के मुंशी एक परंपरावादी हिंदू थे। वे उस समय बॉम्बे गवर्नमेंट के गृह मंत्री थे। मुंशी भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मुख्य सदस्य भी रहे। उनके बारे में और जानकारी के लिए देखें क्रिस्तोफ जाफ्रेलो, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट, लंदन, हर्स्ट, 1996, पेज 84 एंड 85। 2 सितंबर 1938 को औद्योगिक विवाद विधेयक को पारित कर दिया गया और इस तरह खास हालात में हड़ताल के अधिकार को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। फुटनोट 11। गेल ओम्वेट, दलित्स एंड द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, पेज 199। कांग्रेस ने खोटी और वतन व्यवस्थाओं को खत्म करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए अंबेडकर और भी ज्यादा गुस्से में थे। फुटनोट 12। द टाइम्स ऑफ इंडिया, 27 दिसंबर 1939, सोर्स मटेरियल, वॉल्यूम 1, साइटेड वर्क, पेज 206 में उद्धृत। अंबेडकर ने पहले इस बात का विरोध किया था कि कांग्रेस सरकार वादा करने के बावजूद स्थानीय चुनावों में सार्वभौमिक मताधिकार को लागू करने के लिए तैयार नहीं हुई थी। बॉम्बे सेंटिनल, 31 जनवरी, पूर्वोत्तर, पृष्ठ 164। तो वतनदारी और खूटी व्यवस्था क्या थी, ये हमने 5th चैप्टर में कंप्लीट किया था। अंबेडकर के राजनीतिक रवैये में 2 समानांतर रुझान दिखाई देते हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के प्रति उनका विरोध बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ वह राष्ट्रवाद की विचारधारा को खारिज करने की तरफ बढ़ रहे थे। तो अब इसके आगे जो मैं पढ़ने वाली हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर की नजर में एक्चुअल में राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवादी व्यक्ति कौन हो सकता है, ये जरा ध्यान से सुनिए। 1930 के दशक के प्रारंभ में उन्होंने गांधी जी को बताया कि अस्पृश्यों के पास कोई होमलैंड नहीं है। फुटनोट 13। उन्होंने गांधी को, जिनकी आपत्ति थी कि चाहे वे जो भी कहें अंबेडकर एक देशभक्त ही हैं, पर उनका उत्तर था, तो मतलब गांधी जो है वो हर तरीके से कोशिश कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर को कोऑपरेट करने की इस मामले में, अपने पाले में लाने के लिए कि अंबेडकर चाहे कुछ भी कहे, कोई उनके बारे में कुछ भी कहे, अखबार कुछ भी बोले, उनको राष्ट्रद्रोही बोले, लेकिन वह हैं एक्चुअल में देशभक्त, राष्ट्रवादी व्यक्ति। तो इस जवाब में डॉक्टर अंबेडकर क्या जवाब देते हैं वो सुनिए। ये फुटनोट में पढ़ रही हूं 13। तुम कहते हो कि मेरे पास एक होमलैंड है, मगर मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मेरे पास होमलैंड नहीं है। मैं इस धरती को अपना होमलैंड और इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र कैसे कह सकता हूं, जहां हमारे साथ कुत्ते और बिल्लियों से भी बदतर बर्ताव किया जाता है, जहां हमें पीने को पानी तक नहीं मिल सकता। मुझे गद्दार कहलाने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमारी सारी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी उस देश पर है जो मुझे गद्दार कहता है। डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज 166 में उद्धृत। तो ये डॉक्टर अंबेडकर का स्टैंड था कि वे आज जो भी कुछ हैं उसकी जिम्मेदार दरअसल वही लोग हैं जो इस देश को देश कहते हैं, लेकिन वहीं उस देश में रहने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े या कुत्ते बिल्लियों से भी कमतर आंकते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की ये जो विचारधारा बनी है उसके जिम्मेदार वे नहीं हैं, दरअसल वो लोग हैं जिन्होंने ऐसी उत्पीड़क व्यवस्था को पैदा किया है। और 1939 में उन्होंने अपने इसी मत को न केवल दोहराया बल्कि यह भी जाहिर कर दिया कि बीते सालों के दौरान उनके ये विचार और सख्त हुए हैं। अब ये सख्त विचार सुनिए। जब भी मेरे निजी हितों और देश के हितों के बीच कोई टकराव रहा है, मैंने हमेशा अपने निजी दावों के मुकाबले देश के दावे को ऊंचा दर्जा दिया है, मगर मैं इस देश के लोगों के जहन में इस विषय में कोई संदेह शेष छोड़ना नहीं चाहता कि मेरी एक और निष्ठा भी है जिसको मैं कभी त्याग नहीं सकता। यह निष्ठा अस्पृश्यों के समुदाय के प्रति है, जिसमें मैं खुद पैदा हुआ हूं, जहां से मैं आता हूं और आशा करता हूं कि जिसे कभी भी मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। मैं इस सदन अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे के सामने अधिक से अधिक दृढ़ शब्दों में कह रहा हूं
कि जब भी देश के हितों और अस्पृश्यों के हितों के बीच कोई टकराव होगा तो मेरी नजर में अस्पृश्यों के हित देश के हितों से निश्चय ही ऊपर होंगे। फुटनोट 14। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 2 पेज 258 में अंग्रेजी वाली जो है उसमें आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कही हुई इन बातों को वॉल्यूम 2। तो यहां पर डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल स्पष्टवादी दिखाई देते हैं। उनकी सारी लड़ाई जो है वो ताउम्र समानता के अधिकार के लिए थी, सम्मान के लिए थी। अंबेडकर ने फूले के इस मत को भी दोहराया कि भारत दरअसल एक राष्ट्र है ही नहीं। 1950 में उन्होंने फिर सवाल उठाया, हजारों जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। फुटनोट 15। MS गोरे द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी पेज 187 में उद्धृत। यदि राष्ट्र मुक्त और समान व्यक्तियों से मिलकर बना होता और जाति जैसी मध्यस्थ संस्थाएं खत्म हो चुकी होती तो संभवतः अंबेडकर खुद को एक राष्ट्रवादी के रूप में ही देखते। मगर जब तक इस तरह का राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आता तब तक के लिए वे अस्पृश्यों के हित में काम करने पर ही जोर देते रहे। यह ऐसा फैसला था जो पीछे मुड़कर देखने पर नागरिकों के ऐसे राष्ट्र के गठन में योगदान देता प्रतीत होता है, क्योंकि उनका यह फैसला समानता को सींचने वाला कदम ही रहा है। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर अंबेडकर, उनके ऊपर जितने मर्जी टैग लगा दिए जाएं, चाहे राष्ट्र के गद्दार होने के या और भी इस तरीके के होने के, लेकिन असल में जो राष्ट्रवादी थे वे डॉक्टर अंबेडकर ही थे, क्योंकि वो देश को एक जुट करने में जुड़े हुए थे। वे जाति का विनाश चाहते थे। जाति के विनाश के बाद ही वो एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर सकते थे जो एकजुट हो, जहां पर सभी को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। अंबेडकर के पास अभिजात्य वर्ग के दबदबे वाले ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कोई समय नहीं था जिसमें आमतौर पर प्रजा ही पहला शिकार बनती थी। अब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। जैसा कि 1943 में उन्होंने ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के सामने कहा था, मजदूर वर्ग अक्सर अपना सब कुछ राष्ट्रवाद के तथाकथित लक्ष्य के लिए दांव पर लगा देते हैं, परंतु उन्होंने कभी ये जानने की फिक्र नहीं की कि जिस राष्ट्रवाद के लिए वे अपना सब कुछ होम कर रहे हैं, जब वे कायम होगा तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक समानता देगा या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक सफल राष्ट्रवाद और मजदूर वर्ग के बलिदानों से सींचा गया एक मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्र राज्य पैदा होता है तो वह मजदूर वर्ग के प्रभुओं के प्रभुत्व में इस वर्ग का ही शत्रु बन जाता है। फुटनोट 16। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 10 बॉम्बे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 1991 पेज 110 एंड 111। तो ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छी कही और ये बात आज के दलित बहुजनों के ऊपर एकदम फिट बैठती है। आज जो राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू राष्ट्र की चाहत रखते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल सही बैठती है कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सबसे पहले जिनके कंधे पर चढ़कर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा उन्हीं के कंधों को तोड़ा जाएगा। इसी नोट के साथ आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में और दिलचस्प फैक्ट्स के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी और चैप्टर 6 जो है वो पूरा का पूरा डॉक्टर अंबेडकर की किस तरीके से उन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के लिए नेगोशिएट किया, कभी अंग्रेज हुकूमत से, कभी कांग्रेस से, कभी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर। ये सारी बातें 6th चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पता चलेंगी और साथ ही वो सारी भ्रांतियां जो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाई जाती हैं वो भी आपकी टूटेंगी, ऐसा मेरा दावा है। ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इनफैक्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी ना भूलें। धन्यवाद।